Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आज हम वर्कशीट नंबर 33 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सब्जेक्ट साइंस की है फॉर क्लास 10। ये आपकी चैप्टर नंबर 3 से ही ली गई है, धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में हम इस वर्कशीट में हम ये पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है और धातु किस प्रकार अम्ल के साथ और लवणों के साथ अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले हम सक्रियता श्रेणी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को, कि कोई भी मेटल धातु किस प्रकार अभिक्रिया करता है, किस प्रकार किसी भी लवण या फिर अम्ल से अभिक्रिया करेगा, या फिर अगर विस्थापन प्रक्रिया होगी तो जिसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी धातु की, तो वो कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देता है। ठीक है, तो हम उसको कैसे पहचान पाते हैं? हम उसको पहचान पाते हैं सक्रियता श्रेणी के थ्रू पहचान पाते हैं। कि जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो ये ऊपर वाले हैं, और जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं तो ये इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती रहती है। घटती अभिक्रियाशीलता और सबसे कम अभिक्रियाशीलता, जैसे जैसे नीचे आएंगे अभिक्रियाशीलता इनकी कम होती रहती है। तो ज़्यादातर जो ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं वो ये ऊपर वाले धातु हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, और ये लेड तक क्या है, ये लेड तक क्या है, आते आते क्या हो रही है, इनकी अभिक्रियाशीलता घट रही है। अब हाइड्रोजन को भी यहाँ पर क्या करा गया है, हाइड्रोजन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जबकि ये गैर धातु है, ये धातु में इंक्लूड नहीं होता। और हाइड्रोजन की नीचे भी क्या है, जो धातु हैं वो बहुत कम अभिक्रियाशील है, इनकी अभिक्रियाशीलता नीचे नीचे जाते वक्त क्या होती है, कम होती रहती है। मैं इसको आपको एक ट्रिक के थ्रू बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी, और ये आपको याद करनी ही है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप कोई भी अगर आपको रिएक्शन दिया जाएगा या कोई भी समीकरण दिया जाएगा तो आप बता पाएंगे कि कौन सा धातु किसको विस्थापित करेगा, हटा देगा। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को हटा देता है। तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। मैं आपको वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वो वीडियो आपकी ट्रिक की बनी हुई है, तो आप उसको अच्छी तरह से ट्रिक से याद कर पाएंगे। श्रेणी को आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी कि आपको श्रेणी कैसे याद करनी है। आगे देखिए, मैग्नीशियम से सीसा तक सभी धातुओं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं मैग्नीशियम से सीसा तक, ठीक है, मैग्नीशियम से लेड तक, सीसा लेड को कहते हैं। तो यहाँ पर सारी की सारी धातुएं किससे, अम्ल से अभिक्रिया करती हैं। कॉपर से सोने तक, कॉपर से सोने तक सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मतलब कि अगर हम नॉर्मल कंडीशंस उनको दे दें तो वो किसी भी सामान्य किसी भी पदार्थ के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि नीचे जाते जाते इनकी अभिक्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यदि यही कारण है कि सोने जैसी धातुओं को आसानी से संक्षारित नहीं होते और ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। तो जो सोना है और सिल्वर है ये आराम से संक्षारित भी नहीं होते और ये ऑक्साइड भी नहीं बनाते। अगर किसी रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तभी ये संक्षारित भी हो पाएंगे और ऑक्साइड भी बना पाएंगे। जबकि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुएं आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये जो आपको दे रखा है ऊपर, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे क्या हैं, आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं, और क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। हाइड्रोजन एक गैर धातु है, लेकिन इसे भी सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है, क्योंकि धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में मददगार है। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर कर पाते कि हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं वो तो ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे सबसे ऊपर वाला ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसके नीचे आएंगे कम होता चला जाएगा, और नीचे वाले जो हैं वो कम अभिक्रियाशील हैं। तो एक तरह से ये कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। इसकी आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को, सक्रियता श्रेणी को पूरे इसी क्रम में अच्छे से आप याद करेंगे, जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगी उसके थ्रू। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, धातु प्लस तनु अम्ल। ठीक है,
जब भी धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस को निर्मुक्त करते हैं। लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो जाएगी। ठीक है, धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे उदाहरण दे रखा है सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा सामान्य नमक और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो जाएगी। उसी तरह से जिंक, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए श्रेणी में ऊपर दे रखा है सोडियम, तो इसकी अभिक्रियाशीलता क्या ज़्यादा है, और यहाँ पर जिंक की भी अभिक्रियाशीलता सोडियम से कम है, मगर ये भी क्या है, ये भी अभिक्रियाशील है। तो ये तनु HCl के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन गैस को निर्मुक्त करेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, कॉपर तनु HCl के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, कॉपर देखिए ये वैसे ही हाइड्रोजन के बाद आ रहा है तो ये कम अभिक्रियाशील है। तो ये तनु हाइड्रोक्लोरिक, अगर हम जो तनु हाइड्रोक्लोरिक का मतलब क्या होता है, जिसमें उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता कम हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है तो उसमें पानी मिला हुआ होगा, उसको क्या कर रखा होगा, पतला कर रखा होगा, तो उसका मतलब होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तनु जो लेते हैं जब धातुएं, अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, तांबा जस्ता, जस्ता मतलब जिंक, ठीक है, मैग्नीशियम और तांबा क्या था, कॉपर। इसको ये दिखा रखा है कि जो कॉपर है वो तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, जबकि जस्ता जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम भी करेगा। चलिए अभी आगे इसको देख लेते हैं। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। तो जब धातुएं जितनी भी हैं वो नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त नहीं होगी, उत्सर्जित नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, ये ऑक्सीकारक होता है। उसकी क्षमता होती है कि जो भी पदार्थ बनता है उसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो जो उत्पन्न हाइड्रोजन H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, जो हाइड्रोजन निर्मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है, उसको ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीजन उसको उसके साथ लगा लेता है और क्या बना देता है, जल बना देता है। ठीक है, एक स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, खुद एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेता है और क्या कर देता है, जल में परिवर्तित हो जाता है। तो लेकिन मैग्नीशियम एवं मैंगनीज अति तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे धातु हैं जो कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। ये आपको दोनों वो दे रखे हैं, समीकरण दे रखे हैं। जब ये नाइट्रिक अम्ल के साथ, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम और मैंगनीज, तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और जो मैंगनीज है वो मैंगनीज नाइट्रेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, उत्सर्जित होगी। चलिए अभी ये देख लेते हैं ज़रा कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। जो अन्य धातु हैं वो लवणों के विलयन के साथ, अगर हम लवण ले लें, उनके विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगी, तो यहाँ पर हमारी सक्रियता श्रेणी बहुत अच्छे से लागू होगी और हम अच्छे से समझ भी पाएंगे। जैसे एक धातु A ले ली है प्लस B, उसका मतलब B कोई सा धातु का लवण ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो लगा लीजिएगा, तो क्या बनेगा, A का लवण विलयन और धातु B अलग हो जाएगी। इसका मतलब क्या, आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए धातु A जो ली थी हमने, आयरन ली थी, Fe लिया था, और जो लवण लिया था वो कॉपर सल्फेट B ले लिया। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कॉपर जो होता है हाइड्रोजन के नीचे आता है सक्रियता श्रेणी में और आयरन जो होता है ऊपर आता है। तो इसका मतलब आयरन जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो जब हम इन दोनों को साथ में डालेंगे तो जो आयरन होगा वो क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, सल्फेट के साथ से हटा देगा और खुद लग जाएगा FeSO4 बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती हैं वो कम अभिक्रियाशील धातु को रासायनिक समीकरण में क्या करती है, विस्थापित कर देती है, हटा देती है।
और उसके जो लवण होता है अपना खुद का लवण बना लेती है। ठीक है, तो सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं है। ठीक है, यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ, क्या क्या, ऑक्सीजन, पानी और कोई भी एसिड जैसे कि HCl है, H2SO4 है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सारे क्या हैं, ये सारे मैंने प्रबल अमल बताए हैं। तो एसिड के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकारकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो सारी की सारी धातुएं इनके साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, कुछ ही धातु होती हैं जो अभिक्रिया करती हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए 2 परख नलियाँ दिखा रखी हैं, कांच, और यहाँ पे कांच की 2 परख नलियाँ हैं और धागे से इन्होंने क्या करा है, परख नली लोहे की कील, यहाँ पे लोहे की कील लटकाई है और यहाँ पे तांबे का तार लटकाया है। तो धागे में बांधकर एक जगह तो इन्होंने लोहे की कील लटकाई है। लोहे की कील किसकी बनी होगी, आयरन Fe की, और यहाँ तांबे का तार लटकाया मतलब वो कॉपर का बना हुआ है। अब यहाँ पर आयरन के साथ डाला है कॉपर सल्फेट। आयरन के साथ क्या डाला है, कॉपर सल्फेट। जैसा आप जानते ही हैं जो कॉपर सल्फेट होता है वो बिल्कुल नीला नीला होता है, नीले रंग का होता है, तो इसलिए नीला दिखा रखा है। और तांबे का तार यहाँ पर डाला गया है और आयरन सल्फेट का विलयन यहाँ पर जो बिल्कुल ही येलोइश और ब्राउनिश कलर का उसका घोल होता है, तो आयरन सल्फेट को यहाँ पर विलयन डाला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कॉपर के अंदर आयरन सल्फेट का विलयन डाला है और यहाँ पर आयरन के अंदर कॉपर सल्फेट का डाला है। तो जैसा कि हम जानते हैं आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और ख़ुद लग जाएगा। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो इस तरह से होगी कि क्या बनेगा, यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस वाली दूसरी वाली परख नली में देखें तो इसके अंदर हमने कॉपर के साथ FeSO4 का जो था विलयन डाला था। जैसा कि हम जानते हैं आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, जबकि यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ दिखा रखी है, यहाँ पे देखिए कि आयरन और कॉपर सल्फेट को जब डाला तो ये आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चल लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अभ्यास के प्रश्न, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl। जहाँ पर भी आप कोई भी अम्ल देखते हैं या लवण देखते हैं सबसे पहले उसका क्या करेंगे, नाम लिख लेंगे, उसको किस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं वो लिख लेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर, किसी अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ये तो हो गया आपका आंसर। फिर जस्ता क्या होता है, जिंक को जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे आप तनु लिख देंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, इसकी आपको अभिक्रिया लिखनी है। तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त हो जाएगी। ठीक है, जिंक क्लोराइड बनेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ये जिंक क्लोराइड और तनु, ये वाली आपको इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए श्रेणी में कॉपर पहले आ रहा है और सिल्वर बाद में आ रहा है, तो कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील है और सिल्वर कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर आप क्या आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, जो सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल है
उसमें से क्या करेगा, ये खुद आके नाइट्रेट के साथ लग जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है और सिल्वर को अलग कर देगा, हटा देगा, विस्थापित कर देगा, और सिल्वर के बारीक बाल जैसी धातु अलग हो जाती है और कॉपर नाइट्रेट का नीले रंग का विलयन बनता है। ये नीले रंग का विलयन कॉपर नाइट्रेट का बनता है, ठीक है। और ये जो धातु है वो बिल्कुल बारीक बाल जैसी अलग अलग बिल्कुल अलग हो जाती है सिल्वर की, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन, किसका, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में, कौन से बर्तन में, लोहे के Fe के बर्तन में रखा गया है। कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में बहुत छेद हो जाते हैं। अब लोहे के बर्तन में क्या हो गया, छेद हो गए। कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के बर्तन में रखा तो लोहे ने क्या करा, इसको विस्थापित करना शुरू करा और कॉपर को अलग कर दिया और लोहे के साथ सल्फेट लग गया। इसकी अभिक्रिया हो गई, क्योंकि लोहा क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, ठीक है। और तो क्या हुआ, जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण तो बहुत आसान है, कॉपर सल्फेट प्लस Fe, ठीक है, जो कि सॉलिड था। ये जो एस लगाते हैं सॉलिड के लिए लगाते हैं, तो ये बन जाएगा FeSO4 और ये कॉपर सॉलिड अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, तो इसका समीकरण हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि क्योंकि आयरन और जो लोहा है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से, इसलिए लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट का विलयन बना लेगा, इसलिए बर्तन में छेद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये आपको एक चार्ट दे रखा है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। और ये सारणी का उपयोग कर धातु ABCFD के संबंध में निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इसी को समझना पड़ेगा। ये धातु दे रखे हैं ABCD, कोई धातु है, अब हमें नहीं पता ये कौन सी धातु है। इसकी अभिक्रिया कराई गई है आयरन सल्फेट से। आयरन सल्फेट क्या है, FeSO4 आयरन सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट से भी कराई गई है, और जिंक सल्फेट से भी कराई गई है, और सिल्वर नाइट्रेट से भी कराई गई है, सिल्वर नाइट्रेट से भी कराई गई है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब एक ही अभिक्रिया कराई गई है आयरन सल्फेट से तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई है। अब हमने सोचा कि अगर आयरन से कोई अभिक्रिया नहीं हुई है तो इसका मतलब ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, ये कम अभिक्रियाशील होगा, और ये आयरन को नहीं हटा पाया, है ना। हम तो ये कहते हैं ना कि अगर हमने जैसे कॉपर को डाला था आयरन सल्फेट के विलयन में तो वो नहीं हटा पाया था कॉपर, है ना, क्योंकि कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है, आयरन ज़्यादा है। और वहीं पर अगर हम उल्टा कर देते हैं कि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं, अगर हम आयरन को डाल देते हैं तो आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है तो वो कॉपर को हटा देता है ना। अच्छा, तो आप अब ये देखिए कि अगर आपको A वाला दे रखा है तो A जो है वो आयरन सल्फेट की विलयन में जब डाला है तो उसने कोई अभिक्रिया नहीं करी है, वो आयरन को नहीं हटा पाया है, विस्थापित नहीं कर पाया है, ठीक है। यहाँ पर जब उसको फिर A को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो उसने कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दिया, मतलब कि कॉपर को हटा दिया और खुद लग गया। तो मतलब कि ये कॉपर से तो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है मगर आयरन से कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, आयरन से कम अभिक्रियाशील है, यही बात हुई ना। तो आप इसके आगे A के आगे ये लिख देंगे कि A जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है मगर आयरन से कम अभिक्रियाशील है। तो अब जब ये आयरन से कम अभिक्रियाशील है तो ये जिंक को भी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि जिंक तो ज़्यादा आयरन से भी ज़्यादा क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो ये जिंक को भी नहीं हटा पाएगा, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं हुई, यहाँ पर भी इस ब्लैंक में आप लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं हुई। अब यहाँ पर नेक्स्ट में जब जाएंगे सिल्वर तो आपको अच्छी तरह पता है कि वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। तो अगर ये कॉपर को हटा रहा है तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। जो आपने पढ़ा था हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है और उसके नीचे क्या आते हैं, Ag और Au, यही थी आपकी सीरीज़, है ना, यही सीरीज़ थी। तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील था,
ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया आपको कि ए जो है वो आयरन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, मतलब कि आयरन को नहीं हटा पा रहा है, वहीं कॉपर को हटा रहा है। ठीक है, कॉपर को हटा रहा है। जब ये आयरन को नहीं हटा पा रहा तो ये जिंक को भी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि जिंक जो होता है आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। अब क्योंकि ये कॉपर को हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, तो ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। और सिल्वर जो होता है उसकी अभिक्रियाशीलता कॉपर से भी कम होती है, तो ये इसका भी विस्थापन कर देगा। ठीक है, जिंक का तो नहीं कर पाएगा, मगर सिल्वर नाइट्रेट का विस्थापन कर देगा, सिल्वर को हटा देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये लिखना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, ये जो आपको सीरीज़ दे रखी है, यहाँ पर आपको 4 चीज़ें दे रखी हैं, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, तो जिंक सबसे ज़्यादा जो होगा अभिक्रियाशील है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कॉपर है और सबसे लास्ट में क्या है, सिल्वर है। तो उसी हिसाब से हमको ये देखना है कि कौन किसको विस्थापित करेगा। सेकंड में देखिए बी में आयरन। ठीक है, आयरन, ये आयरन सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट है और ये सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी वाला जो है वो आयरन को विस्थापित कर रहा है। अब जब वो आयरन को विस्थापित कर रहा है, मतलब इसकी अभिक्रियाशीलता आयरन से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कॉपर को भी आराम से विस्थापित कर देगा, क्योंकि कॉपर की अभिक्रियाशीलता क्या होती है, आयरन से कम होती है। तो जब ये ज़्यादा अभिक्रियाशील वाले को विस्थापित कर रहा है, तो ये कम अभिक्रियाशील वाले को आसानी से विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पे विस्थापन होगा। ठीक, और यहाँ पर जिंक का दे रखा है कि जिंक में कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं जो बी है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, वो ज़्यादा अभिक्रियाशील किससे है, आयरन से। और हम ये तो जानते ही हैं जो आयरन है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील किससे होता है, कॉपर से होता है। मगर बी कम अभिक्रियाशील किससे है, जिंक से है ना, जिंक से है। तो और इसके पीछे क्या आएगा आपका, एजी आएगा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील किससे होता है, एजी से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी विस्थापन करेगा ये, और ये यहाँ पर भी विस्थापन करेगा, क्योंकि आयरन को विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप विस्थापन लिखेंगे और यहाँ पर भी आप विस्थापन लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों जगहों पे विस्थापन लिखेंगे। तो ये 3 जगह पे विस्थापन कर रहा है, जबकि ये कितनी जगह पे विस्थापन कर रहा था, ये 2 जगह पे विस्थापन कर रहा था। जिंक को तो नहीं कर पाया था, सिल्वर को इसने किया था, क्योंकि अगर ये कॉपर को कर रहा था तो सिल्वर को भी इसने किया था। ठीक है, तो ये आप सेकंड वाले में सीरीज़ लिख लेंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सी पर। यहाँ पे देखिए आयरन, ये आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है और ये सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, यहाँ पे भी कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, यहाँ पर भी कोई अभिक्रिया नहीं हो रही। यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, जो सी है वो AgNO3 को विस्थापित कर पा रहा है, राइट, और किसी को विस्थापित नहीं कर रहा है। डी वाले में देखिए यहाँ पे किसी में कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कितने, ए वाले में कितने विस्थापन हो रहे हैं, एक ये हुआ था, एक ही हुआ था, 2 विस्थापन हो रहे थे, यहाँ पे कोई विस्थापन नहीं था। तो बी वाले में जब आयरन को विस्थापित किया था तो कॉपर को भी करेगा और सिल्वर को भी करेगा, तो यहाँ पर 3 विस्थापन हो रहे हैं, बी वाले में 3 विस्थापन हो रहे हैं, यहाँ पर भी विस्थापन हो रहे हैं, यहाँ पर भी विस्थापन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर तो आपको दे रखे हैं, दोनों कॉलम दे रखे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक विस्थापन हो रहा है और यहाँ पर कोई विस्थापन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से टेबल समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है इन सब में से, वो होगा आपका बी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा विस्थापन हो रहा है। ये तो आप बोलेंगे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बी है। ठीक है, क्योंकि ये आयरन सल्फेट को, FeSO4 को, कॉपर सल्फेट को और AgNO3 को, तीनों को इनके विलयन से विस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। अगर धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो धातु बी कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, ये आप आंसर लिखेंगे। थर्ड देख लेते हैं। धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखे। घटते हुए क्रम में जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो यहाँ पर, ठीक। फिर उससे ज़्यादा कौन सा था, C था, वो यहाँ पर, एक घटता क्रम है। और उससे ज़्यादा कौन सा था, उससे ज़्यादा था A वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 विस्थापन हुआ था, C वाले में 1 विस्थापन था, A वाले में 2 विस्थापन थे और B वाले में 3 विस्थापन थे। तो सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, घटते हुए क्रम में अभिक्रियाशीलता हो जाएगी। तो ये क्रम आपको लिखना है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी, और जो मैंने ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसको जाके देख के याद कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। और टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।